कि भाई डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है, और यही सीक्वेंस चलती रहती है हजारों न्यूक्लियोटाइड्स तक। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और अब आपको हेडिंग बनवा रहे हैं मेरे बच्चे। हेडिंग बनाइएगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बना ली भाई? जी सर। जी जी। सर। किसी को पता है रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? एनीबॉडी नोज? रेप्लिकेशन का वर्ड सुना है? रेप्लिकेशन, कॉपी। कॉपी। वेरी गुड। आपको एक आइडिया है कि कॉपी जैसा कुछ वर्ड होता है, रेप्लिकेशन का सेंस होता है। तो बिल्कुल आप अगर रेप्लिकेशन की डीएनए की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए by using old strand as a template. Synthesis of new strands of DNA by using old strand as a template is called replication. बहुत ही सरल अल्फाज में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि रेप्लिकेशन किसे कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें आप नया डीएनए बनाते हैं, नए डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी जवाब डेफिनेशन में मौजूद है। पुराने डीएनए को देखते हुए नया डीएनए बनाते हैं। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। और क्या तुम्हें याद आता है, पिछले चैप्टर में कहीं पढ़ा था रेप्लिकेशन के बारे में, सिंथेसिस ऑफ डीएनए के बारे में? अगर बता दो तो दिल खुश हो जाए कि पिछले चैप्टर में सेल साइकिल में कहीं पढ़ा था कि डीएनए की रेप्लिकेशन कब और कहां होती है। जी सर, एस फेज, जी फेज। जी, एक आवाज तो आ गई मुझे। सबाहत, अबीहा और फरजा, अगर आपकी भी आ जाए तो क्या बात हो जाए। निमरा तो बेचारी पढ़ रही है, मेरी बेस्ट विशेष हैं। बाकी बच्चे बताएं, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं क्या? कहीं पर पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने रेप्लिकेशन क्या होती है? तो नहीं पढ़ा था वहां? मैंने शायद बताया हो क्या होती है। बोलें, दोबारा बोलें। शाबाश, किसकी आवाज आई? फरजा बोलें। G2 फेज में। G2? नो 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 जी। सर एस फेज में होती है। एस फेज में, इंटरफेज के दौरान। ये स्टेथोस्कोप क्या लेके घूम रही है? एस फेज में ऑफ इंटरफेज याद कीजिएगा, जब हाफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता था, तो हमने पढ़ा था एस फेज में काम ही क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। यस और नो? यस सर। यस तो सर। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है occurs during S phase of interphase in cell cycle. सेल के साइक्लिक प्रोसेस में ये स्टेप एस फेज में आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, जहां पर एक डीएनए को देखकर हम दूसरा डीएनए बनाते हैं। आए इस प्रोसेस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिटेल में समझना उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपको स्ट्रक्चर का सही से अंदाजा हो जाए। तो पहले मुझे बता दें, स्ट्रक्चर में तो कोई मसला नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया स्ट्रक्चर? जी ओके। जी सर।
मेरे sir. Yes, बच्चे sir. हैं, मेरे बच्चे। सबसे पहले तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि डीएनए जो है, आप अच्छे से जानते, इमेजिन क्या कर लें, आपको ऑलरेडी पता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में होता है। तो मान लें ये हमारा न्यूक्लियस है, और क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर मान लें कि हमारे पास, छोटा सा मैं बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा, ये हमारे पास वो डीएनए का थ्रेड है जो कि इस वक्त जिप्ड है, जो कि इस वक्त हेलिकल फॉर्म में है, जो कि इस वक्त ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद है। आप अच्छे से जानते हैं कि डीएनए की कोई भी एक्टिविटी के लिए पहली चीज जो जरूरी है वो है इस डीएनए को अनजिप करना, इस डीएनए को अनलॉक करना, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करना। और अनजिप करने के लिए कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, शुगर फॉस्फेट या हाइड्रोजन? Hydrogen. हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात सबको समझ में आती है बच्चे? अबीहा, फरजा, G, sir. सबाहत। तो अनजिप करने के लिए आपको तोड़ने पड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, यानी डीएनए के हेलिकल अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए, डीएनए के हेलिक्स को तोड़ने के लिए, हीलिक्स को तोड़ने के लिए जो कैंची हमें चाहिए, जो कैंची हमें चाहिए, वो एंजाइम जो है वो है डीएनए हेलिकेज। क्या है वो? DNA helicase. हेलिकेज हम कहते ही, एक मिनट होल्ड करना है, बेटा रो रहा है मेरा। हेलो, हेलो जी। बेटा याद रखिएगा, अच्छा ये जो एंजाइम थे ना बार बार आएंगे, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा और आपने मुझे बताना है कि कौन से एंजाइम की बात हुई थी। तो मैंने क्या कहा, डीए सबसे पहले हमने क्या करना है, डीएनए को अनजिप करना है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स को हमने अलग करना है। तो हम उसके लिए जिन कैंचियों का इस्तेमाल करते हैं, उन कैंचियों को हम कह रहे हैं डीएनए हेलिकेज। इज दैट क्लियर बेटा? तो डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे उनको ब्रेक कर देगा और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आती है? Yes, sir. गुड। G, sir. अच्छा, अब मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैं पहले बता दूं, सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड को ऐसे दिखाता हूं तो क्या तुम्हें बात समझ में आएगी कि मैंने क्या दिखाया? जी सर। ये कौन सा पार्ट होगा, नाइट्रोजनस बेस वाला, और ये होगा शुगर Ribose. फॉस्फेट वाला पार्ट, है ना? हालांकि ऐसे है नहीं, आपको मालूम है स्ट्रक्चर में कैसा होता है, लेकिन जस्ट टू शो इट सिंपल। अच्छा, अब ये जो डीएनए अनजिप हो रहा है, ये क्या सारा का सारा एक साथ अनजिप हो जाता है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, डीएनए तो बहुत बड़ा थ्रेड है। तो याद रखिएगा ये कुछ इस पैटर्न में हो रहा है। अगर मैं अलग से एक डायग्राम में दिखाऊं तुम्हें, तो मान लें कि ये डीएनए का कॉइल चल रहा है, ये डीएनए का कॉइल चल रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके ही काम होता है। थोड़ा थोड़ा करने का मतलब ये हो गया कि इमेजिन करें कि पहले सिर्फ ये हिस्सा अनजिप हुआ, जब ये हिस्सा अनजिप हुआ, यानी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि असल में अगर तो वैसे तो बच्चा पूछता भी नहीं है इस डिस्कशन में, इस डिस्कशन में बच्चे, अबे क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ।
समझ रहे हो कि डीएनए में जो ये अनजिपिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है, बात समझ में आ रही कि ये पूरी एक sir. साथ नहीं होती, क्योंकि डीएनए का तो थ्रेड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतना बड़ा होता है कि अगर एक ह्यूमन डीएनए को सारा अनजिप किया जाए तो उससे दुनिया को 8 बार आप लपेट सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा ह्यूज है। तो डीएनए में ये जो अनकॉइलिंग हो रही है, अनजिपिंग हो रही है, ये एक साथ पूरी नहीं होती, बल्कि ये जगह जगह पर हो रही होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मान लो कि अनजिप हुआ हुआ है यहाँ वाला डीएनए, फिर इसी तरह हो सकता है कि ऐसा हो गया, क्योंकि एक साथ अनजिप करना विल बी इम्पॉसिबल, हाईली कॉम्प्लिकेटेड। बात समझ में आ रही है? तो Yes. ये कुछ इस तरह से हुआ हुआ है। तो जगह जगह पर हेलिकेज की क्या होती है बेटा, एक्टिविटी होती है, और इस एक्टिविटी के नतीजे में जगह जगह पर डीएनए अनजिप हुआ होता है। तो अगर आप इसको बहुत एक लॉन्ग थ्रेड में इमेजिन करो तो जगह जगह पर तुम्हें डीएनए अनजिप होने की वजह से ये जो खुली हुई चीजें नजर आ रही है ना, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या कहते हैं? Application bubble. तो डीएनए की जो क्या नाम है आपका, वो होती है रेप्लिकेशन, वो कैसे शुरू होती है? रेप्लिकेशन बबल्स बनते हैं, यानी डीएनए हेलिकेज की एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी के नतीजे में जगह जगह पर इस तरह के रेप्लिकेशन बबल बनते हैं। अब चूंकि मैं उसे तुम्हें उस डायग्राम में दिखा नहीं सकता था जो मैं ऊपर बना रहा हूं, इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया कि इस तरह का कुछ होता है कि ये जो दो स्ट्रैंड खुले हुए दिखाई, ये कैसे खुले हुए कि इसके ऊपर और नीचे बंद होगा, ये पार्ट खुला हुआ होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगली बात, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो एनवायरनमेंट है, अब थोड़ी बात उसकी कर लेते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको बात समझ में आए। पूरी बात अगर शायद आज ना सुने, मेरी नजर पड़ी अभी हमारे केमिस्ट्री भी क्लास के टाइम आ रहा है। ये क्या बना रहे हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये Nucleotide. न्यूक्लियर। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस वक्त न्यूक्लियस में सब कुछ हो रहा है, जो होने वाला है, उस वक्त न्यूक्लियस के अंदर पहले से फ्री न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? पहले से मौजूद होते हैं। मान लीजिए ये एडिनिन वाला है, ये ग्वानिन वाला है, ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, ये थाइमीन है, ये एडिनिन है, ये फिर ग्वानिन है। तो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलरेडी देयर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इन फ्री न्यूक्लियोटाइड की खास बात ये होती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं होती, अक्सर बच्चों को नहीं पता होती, कि ये एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेटेड का मतलब आप जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट तो होता ही है ना, Yes. लेकिन जी इनमें sir. एक नहीं है। कितने नजर आ रहे हैं आपको? Three. तो दीज आर एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। ये क्यों है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फॉस्फेट इज अ नेगेटिव ग्रुप। देखो, अगर ये इस तरह से एक्स्ट्रा फॉस्फोरिलेटेड नहीं होते ना, तो यहाँ पर मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं। मैं आपको, तो मैंने खैर हिंट दे दी, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर फ्री न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी मौजूद है और यू नो कि एडेनिन हैज गॉट द कैपेसिटी टू कंबाइन विद थायमीन, यस और नो, एंड साइटोसिन हैज गॉट द कैपेसिटी टू कंबाइन विद guanine, yes or no? Yes. Yes, sir. So why not they should combine? Why not are they combining when they are in free state? क्यों नहीं कंबाइन हो रहे? वो जाकर डीएनए में ही मनूस क्यों कंबाइन होते हैं, उससे पहले क्यों नहीं कंबाइन हो रहे? उसका रीजन है ये एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने आपको बता दिया। ये आप स्कूल में जरूर इससे पूछेगा, जब रेप्लिकेशन मिस पढ़ाएं तो आप फ्री न्यूक्लियोटाइड का जिक्र अगर छेड़े मिस, तो जो कि छेड़ना भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कैसे समझाएंगे। और अगर छेड़ते हैं तो जरूर ये सवाल एक स्टूडेंट के ध्यान में आना चाहिए कि भाई अगर ये फ्री न्यूक्लियोटाइड घूम रहे हैं तो why are they not combining right now? Why cytosine is not pairing with guanine? The reason is कि in this free form they are extra phosphorylated, और ये जो फॉस्फेट की जो नेगेटिव पोलैरिटी है ना बेटा,
ये इनको आपस में करीब आने से रोकती है। बात समझ में आ रही है? ये जो इतनी हाईली नेगेटिव पोलैरिटी है, ये जो हाई नेगेटिव पोलैरिटी है, फॉस्फेट पर -3 का चार्ज होता है और 3 फॉस्फेट है यहाँ पर, आप समझ रहे हो? तो ये जो फॉस्फेट की नेगेटिव पोलैरिटी है हमारे बच्चों, ये इन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में करीब आने से रोकती है। और चूंकि ये इस नेगेटिव पोलैरिटी के रहते करीब नहीं आते, इसीलिए ये एक साथ रहकर भी कंबाइन, बोलो भाई, नहीं होते। whenever they are randomly moving, but whenever they will start approaching towards each other, क्लोज होने लगेंगे, तो दिस नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से दोनों जगह पर है तो वो रिपेल हो जाएंगे, तो दे विल नॉट गेट इनफ टाइम और चांस टू कंबाइन। दैट्स व्हाई इन फ्री स्टेट दे विल नॉट कंबाइन। समझ में आ रहा है? मजेदार लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? सबाहत वर्ज, अबिया सईद, फरजा हसरत मोहानी एंड निमरा नौशाद, हफ्सा नौशाद की बहन। जी सर। समझ आ रहा है। तो रेप्लिकेशन को मैं यहीं पर आधा अधूरा छोड़ दे रहा हूं कल तक के लिए। दोबारा सुन लीजिए, रेप्लिकेशन में हम देखना चाहते हैं और देखेंगे कि किस तरह एक डीएनए के स्ट्रैंड को देखकर नया डीएनए बनता है। और इसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड सेट कर दिया कि डीएनए मौजूद है, हेलिकेजेस उसे अनजिप करेंगे, अनजिप पार्ट जब खुल जाएगा उसके साथ क्या होगा उसको बताने से पहले मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं जो एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, एक्स्ट्रा फॉस्फेट कंटेनिंग होते हैं, और ये इधर उधर हेयर एंड देयर रैंडमली वैसे ही मौजूद होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल मौजूद होता है, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स रॉ मटेरियल के तौर पे मौजूद होते हैं। अब ये आपस में क्यों नहीं कंबाइन होते फ्री फॉर्म में? क्योंकि एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेशन की वजह से रिपल करते हैं ये एक दूसरे को नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से, और इसलिए आपस में कंबाइन नहीं होते। अब ये क्या होगा इनके साथ, और क्या ये नया डीएनए बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह कल की नशिस्त में हम रेप्लिकेशन को कंप्लीट करेंगे। जी सर, एटीपी क्या डीएनए का पार्ट होता है? एटीपी is also a nucleotide. ATP is also a type of nucleotide. अभी जब आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो क्या पढ़ा आपने? 3 चीजें होती है ना, तो एटीपी के अंदर भी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उस वो असल में इट इज एन एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड, इट इज नॉट देयर इन डीएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। जो आपने पढ़ा एडिनिन, देखो ना, अगर मान लो ये नाइट्रोजनस बेस एडिनिन है तो इसको फिर कहेंगे हम एडिनोसिन। एडिनिन प्लस शुगर इज कॉल्ड एडिनोसिन, और फिर एक फॉस्फेट लगा। तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। अगर फ्री फॉर्म में बात कर लें, यानी ये वाला एडिनिन जो यहाँ पर आपको ए नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। Am I clear? Yes. So we will continue this discussion कि what happens after this unzipping inshallah tomorrow. This is going to be an interesting discussion. inshallah कल हम लोग replication का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह बस ये हमारा कल का टारगेट होगा। अब 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम केमिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं दोबारा। अल्लाह।